हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में जो है 5 नवंबर 2020 को शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसके 25 क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये हमारा पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी जो है 25 क्वेश्चन कवर कर रखा है। और आप सभी को पता है कि फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 25 क्वेश्चन को हमने पार्ट 1 में कवर किया और आज जो है बाकी के 25 क्वेश्चन को पार्ट 2 में कवर करेंगे। इस प्रकार से 5 नवंबर 2020 को जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था वो आपका पूरा कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक हम्बली रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सभी क्वेश्चन को जो है आप प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करिएगा। इससे आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके साथ ही साथ जिन भी क्वेश्चन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे या महत्वपूर्ण तथ्य होंगे बताने योग्य, मैं उसको बताता हुआ चलूँगा। इस तरीके से सभी क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व भी हो जाएंगे और आप प्रैक्टिस सेट की तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर लेंगे। देखिए, करना क्या है आपको कि वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को मैं पढ़ के बताता हूँ, विकल्प भी देता हूँ, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, सभी ऑप्शन को देखना है और इन चारों विकल्पों में से अपना सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए संबंध की दृष्टि से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द रखने से युग्म बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर एक युग्म दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि ज़्यादा बुरा का मतलब बुरा यहाँ पर है। अब मोहित का मतलब क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन है श्रद्धा होगा, बी ऑप्शन है शौक होगा और सी ऑप्शन है घृणा होगा और डी ऑप्शन है अरुचि होगी। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया है श्रद्धा, तो श्रद्धा मोहित के साथ किसी भी तरह से मेल नहीं खाता, तो ये युग्म नहीं बन सकता, इसलिए ये गलत है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ज़्यादा बुरा का मतलब बुरा, यहाँ पर कि जो युग्म बन रहा है वो इससे संबंधित है और श्रद्धा जो है मोहित से संबंधित नहीं है। और अगला जो है इसमें शौक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है। और नेक्स्ट जो ऑप्शन आपका दिया गया है घृणा, तो मोहित का यहाँ पर घृणा से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं हो सकता है। मोहित का मतलब आकर्षित होना किसी के तरफ, तो अरुचि तो वैसे भी यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बच गया आपका ऑप्शन बी, तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब ये कैसे, मोहित का मतलब किसी भी चीज़ के तरफ आकर्षित हो जाना, मोहित हो जाना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पेंटिंग बना रहा है चित्रकार, तो पेंटिंग बनाने के बारे में जो है उसके मन में कोई व्यक्ति एक ख्याल आने लगता है और वो पेंटिंग बनाते समय जो चित्रकार होता है उसके तरफ मोहित होता है, आकर्षित होता है, तो वो शौक में पेंटिंग बना सकता है, लेकिन वो उस चित्रकार की तरफ प्रोफेशनल नहीं हो सकता है, लेकिन शौक में वो क्या करेगा, पेंटिंग बना सकता है। और ये कैसे शौक स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो किसी चित्रकार के तरफ आकर्षित हुआ, मोहित हुआ और उसके बाद से वो पेंटिंग बनाना अपने शौक में ला दिया। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे एक प्रतिज्ञप्ति दी गई है। देखिए, प्रतिज्ञप्ति का मतलब प्रकथन या कथन होता है, इसे आपको समझ लेना है। प्रतिज्ञप्ति का मतलब प्रकथन या कथन। एक कथन दिया गया है नीचे, आज मौसम बहुत ठंडा है। न्याय के अनुसार यानी भारतीय न्याय दर्शन के अनुसार इसका विवरण देने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है। उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि सामान्य लक्षण है या योगज है या ज्ञान लक्षण है या सनिष्कर्ष है। ठीक है, सनिष्कर्ष है। यहाँ पर आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि एक प्रतिज्ञप्ति दी गई है, प्रकथन दिया गया है या कथन दिया गया है कि आज मौसम बहुत ठंडा है और भारतीय न्याय दर्शन के अनुसार इसका विवरण देने हेतु इन सभी विकल्पों में से कौन सा विकल्प सबसे सही होगा। आपको सही आंसर इन चारों विकल्पों में से नीचे बताना है। तो सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने का जरूर प्रयास करें। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान लक्षण। आज मौसम बहुत ठंडा है, ये आपका ज्ञान है, ये आपका नॉलेज है, जिससे आपको पता चल रहा है कि आज मौसम ठंडा है।
क्योंकि हम सभी को पता है कि शरीर से जब ऊष्मा बाहर की तरफ निकलने लगती है तो हमें ज़्यादा ठंडक महसूस होती है और बाहर का मौसम ज़्यादा गर्म होता है, यानी कि बाहर का टेम्परेचर हमारे शरीर में आता है तो गर्मी हमें ज़्यादा लगती है। अगर शरीर की ऊष्मा, आप सभी को पता है कि 37 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे शरीर का तापमान होता है, अगर बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा हो गया तो हमारी शरीर की गर्मी क्या होगी, बाहर निकलेगी, यानी कि बाहर का एनवायरनमेंट हमारे शरीर के तापमान से ज़्यादा कम है तो उस दिन हमें ज़्यादा ठंडा लगेगा। यानी आज मौसम बहुत ठंडा है, ये ज्ञान लक्षण है, इसका हमें ज्ञान है, ठीक है। और बाकी इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं हो सकता। सामान्य लक्षण ये नहीं है, ना योगज है, ना निष्कर्ष है, यहाँ पर केवल आपका यहाँ पर सी जो दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह ज्ञान लक्षण है, ज्ञान के आधार पे ही आप बता रहे हैं कि आज मौसम बहुत ठंडा है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अरस्तु के दर्शन में निम्नलिखित कारणता सिद्धांतों को क्रमानुसार रखें। तो यहाँ पर अरस्तु का जो दर्शन है और उसमें कारणता का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर क्रम से नहीं दिया गया है, उसे हमें क्रम से रखकर नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है सही आंसर बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए इसको सही क्रम में लगा लेते हैं, फिर उसके बाद से सही आंसर इन चारों विकल्पों में से बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपका आएगा यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा आपका भौतिक कारण, भौतिक कारण हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे आपका जो आएगा वो हो जाएगा आकारिकी कारण, आकारिकी कारण। फिर उसके बाद से तीसरे नंबर पे आपका आएगा यहाँ पे सक्षम कारण, सक्षम कारण। फिर उसके बाद से आपका आएगा यहाँ पे चौथे नंबर पे जो है वो आ जाएगा अंतिम कारण, अंतिम कारण। तो ये क्रम जो है आपका सही है और आपको देखना है इन चारों विकल्पों में से कि जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा कौन सा क्रम सबसे फिट बैठ रहा है यहाँ पे। तो जैसे हमने क्रम बनाया उसके अनुसार यहाँ पर आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले ए आपका भौतिक कारण मैंने लिखा है, फिर उसके बाद से सी जो है दूसरे नंबर पे आएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है आकारिकी कारण, और उसके बाद से जो है बी आपका तीसरे नंबर पे आएगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है सक्षम कारण, और डी जो है आपका अंतिम कारण। तो ये जो है अरस्तु के दर्शन में कारणता सिद्धांत का जो क्रम है आपका इस प्रकार से होगा, भौतिक कारण, फिर उसके बाद से आकारिकी कारण, फिर सक्षम कारण, फिर उसके बाद से अंतिम कारण। तो इस प्रकार से आपको इसे याद कर लेना है। अगर ये क्वेश्चन दोबारा से फिर से एग्जाम में आता है तो आपको इसी प्रकार से क्रम से लगाकर सही आंसर बताना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे कथन दिए गए हैं, दो कथन हैं, दोनों कथन को हमें पढ़ना है और उसके बाद से यहाँ पर उपयुक्त कथनों का अवलोकन करने के बाद इन चारों विकल्पों में से आपको क्या करना है, सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो आइए ऊपर कथन को पढ़ते हैं। आप क्या करिए कि वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और उसके बाद से आंसर देने का प्रयास करिए। कथन पहले में दिया गया है कि कुछ परीक्षाएं बहुत लंबी होती हैं, और देखिए ये 2 लाइन में पकती है, यहाँ से ये 1 लाइन है आपका, कुछ परीक्षाएं बहुत लंबी होती हैं और कुछ परीक्षाएं बहुत कठिन होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए इन दोनों लाइनों का एक सारांश बनाया गया है कि कुछ परीक्षाएं बहुत लंबी हैं और बहुत कठिन होती हैं। मतलब ये 2 लाइन आपने ऊपर जो पढ़ा इसका पूरा निष्कर्ष यहाँ पर बताया गया है कि कुछ परीक्षाएं बहुत लंबी और बहुत कठिन होती हैं। और अगला देखिए कथन यहाँ पर दिया गया है कि कुछ कुत्ते बिल्लियों का पीछा करते हैं। सही बात है, कुछ कुत्ते होते हैं जो बिल्लियों का पीछा करते हैं और सभी कुत्तों में पिस्सू होते हैं। अतः यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिल्लियों का पीछा करने वाले कुछ कुत्तों में जो है पिस्सू होते हैं। पिस्सू का मतलब एक कीड़ा होता है और वो कुत्तों के अंदर उनके बालों में रहते हैं। तो यहाँ पर ये तो सब कुछ ठीक है और अब आपको जवाब देना है, और इसे मैं तो एक्सप्लेन करूँगा ही, लेकिन सही आंसर क्या है इन चारों में से कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने का आप प्रयास करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका यहाँ पर कथन पहला क्या है, गलत हो जाएगा, और कथन दूसरा क्या है आपका
सही हो जाएगा। अब कथन पहला कैसे गलत है कि कुछ परीक्षाएं बहुत लंबी होती हैं और कुछ परीक्षाएं बहुत कठिन होती हैं। अब इसके आधार पे ये निष्कर्ष आप नहीं दे सकते हैं कि कुछ परीक्षाएं बहुत लंबी और बहुत कठिन होती हैं, ठीक है। इस दो लाइन में जो है आप यह निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं कि कुछ परीक्षाएं बहुत लंबी और बहुत कठिन होती हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं होती हैं जो आसान भी होती हैं और उनका समय कम भी होता है। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से जो कथन दिया गया है वो सही नहीं लग रहा, जिसके वजह से यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। कुछ परीक्षाएं बहुत लंबी होती हैं, लेकिन यहाँ पर इसके आधार पे आप ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, ये आपको समझना है। तो आशा करता हूँ कि ये कथन आपको क्लियर हो रहा होगा। दूसरा देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि कुछ कुत्ते बिल्लियों का पीछा करते हैं। ये तो आप सभी को पता है, अगर आसपास आपके कुत्ते होंगे तो आप देखेंगे कि वो कभी कभी बिल्लियों का पीछा करते हैं, और सभी कुत्तों में पिस्सू होते हैं, ये आप सभी को पता होगा। छोटे छोटे कीड़े उनके बालों में होते हैं। इस आधार पे एक निष्कर्ष यहाँ बताया गया कि बिल्लियों का पीछा करने वाले कुछ कुत्तों में पिस्सू होते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि उनके बालों में होंगे, अगर वो बिल्लियों का पीछा कर रहे हैं तो ये आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये बता सकते हैं कि बिल्लियों का पीछा करने वाले कुछ कुत्तों में पिस्सू होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जिस हिसाब से हमने यहाँ पे सॉल्व किया उसके अनुसार यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, और डाउट भी होगा, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2 दोनों को पढ़ना है और इसे अच्छे से समझना है, और उसके बाद से इन चारों विकल्पों में से यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से आपको सही जवाब देने का प्रयास करना है। तो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को समझिए और सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर कथन पहले में दिया गया है कि मानव तर्क का यह दुर्भाग्य है कि वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब वह कतिपय प्रश्नों को न तो उत्पन्न कर सकता है और न ही उनकी अनदेखी कर सकता है। तो ये बहुत हद तक जो है कथन यहाँ पर सही है कि मानव तर्क का यह दुर्भाग्य है कि वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब वह कतिपय प्रश्नों को न तो उत्पन्न कर सकता है और न ही उसकी अनदेखी कर सकता है। यानी कुछ ऐसे प्रश्न, जो कुछ ऐसी समस्याएं जिनका उत्तर जो है मनुष्य को मिलता नहीं है, लेकिन वो प्रयास करता है, उन प्रश्नों को वो क्या करता है, अनदेखी नहीं कर सकता है। कथन दूसरे में बताया गया कि मानव तर्क अपने स्वभाव से चरम यथार्थ से संबंधित कतिपय प्रश्नों को हल करने में सक्षम नहीं है। ये भी आपका सही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स है, अगर सभी प्रश्नों का हल मिल जाए और सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाए तो रिसर्च और इनोवेशन जैसे कार्य ही बंद हो जाएं, ठीक है। तो मानव का जो तर्क है वो अपने स्वभाव से चरम यथार्थ से संबंधित कतिपय प्रश्नों को हल करने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पे कथन दूसरा भी बहुत हद तक आपका सही हो जाएगा, और इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कथन पहला और दूसरा दोनों क्या हो जाएंगे, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो कथन पहले के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन आपको कर दूं। देखिए मानव तर्क का यह दुर्भाग्य है कि वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब वह कतिपय प्रश्नों का न तो उत्तर दे सकता है, यानी कुछ प्रश्नों का न तो वो उत्तर दे सकता है और न ही उसकी अनदेखी कर सकता है। उत्तर नहीं पता है तो ऐसा नहीं कि उस प्रश्न को हम इग्नोर कर दें। हो सकता है सामने किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, उसका जवाब न दें, लेकिन जब घर पर जाते हैं तो उस प्रश्न के बारे में बहुत सारे विचार आते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद से देखिए इसमें उसकी अनदेखी नहीं कर सकता, जैसे कि मैंने बताया। और यह कथन जो है महान दार्शनिक इमैनुअल कांट का है, इसे आपको याद रखना है। ये जो कथन दिया गया है ये महान दार्शनिक इमैनुअल कांट का है, जिन्होंने अपनी पुस्तक क्रिटिक्स, इसको लिख लीजिएगा, अपनी पुस्तक क्रिटिक्स और इसके बाद से क्रिटिक्स ऑफ प्योर रीजन जो है इनकी पुस्तक है, उसमें ये कथन लिखा गया है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। क्रिटिक्स ऑफ प्योर रीजन जो है पुस्तक में इस कथन के बारे में बताया गया है, इसे आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बन गया, आपको एक पुस्तक का नाम पता चल गया, और ये कथन कहाँ से किसका है, महान दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर भी हुआ होगा और समझ में भी आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए इसमें पूछा जा रहा है, यहाँ पे एक शॉर्ट नेम दिया गया है और निम्नलिखित में से किसका यानी इस नाम का जो है संक्षिप्त रूप क्या है वो बताना है। MOODLE यहाँ पर दिया गया है और इसका फुल फॉर्म क्या है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। क्या ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है और डी सही है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट जो है आपका यहाँ पर MOODLE का फुल फॉर्म हो जाएगा। फुल फॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो भी फुल फॉर्म मैं बताता हूँ या आप खुद से पढ़ते हैं उसको याद रखा करिए। ये क्वेश्चन जो है आपका ICT से है और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाला जो यूनिट है वहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट है क्या। तो देखिए यहाँ पर मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट इसकी स्थापना जो है वर्ष 2002 में मार्टिन ड्यूगियामास के द्वारा की गई थी। याद रखना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2002 में मार्टिन ड्यूगियामास के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या था, तो देखिए इसका उद्देश्य शिक्षकों को, प्रशासकों को एवं शिक्षार्थियों हेतु एक खुला एवं सुरक्षित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट का। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन से जुड़े जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कॉमर्शियल की अतिरिक्त ब्राउज़र विंडो जो वेब पेज ब्राउजिंग करते समय स्वतः खुलती है वो क्या कहलाती है? आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला है स्पैम कहलाती है, दूसरा है यहाँ पर वायरस कहलाती है और सी है फिशिंग कहलाती है और डी है पॉपअप कहलाती है। देखिए अगर जब आप वेबसाइट किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो वहाँ पे छोटा सा एक जो है विंडो खुल के आ जाता है। कोई ऐड भी हो सकता है किसी संदर्भ में फेसबुक का, वहाँ से लॉगिन करिए, यानी छोटे छोटे विंडो जो वेबसाइट पे ऐड के थ्रू ऐसे खुल के आते हैं ऐड के रूप में, तो वो क्या होता है उसे ही यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कमेंट बॉक्स में अगर आपको आंसर पता है तो इसका जवाब बता सकते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसको जो है पॉपअप कहा जाता है। जो पूरा वेब यहाँ पे पेज होता है और इस पर आपकी जो भी जानकारी खुलकर आती है, जो भी, और उसके अगल बगल में छोटे छोटे विंडो इस प्रकार से पॉपअप के रूप में खुल के आते हैं और कहते हैं यहाँ से आप क्लिक करके इसकी वेबसाइट पे चले जाइए या लॉगिन कर लीजिए। तो उसी को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या कहते हैं, तो उसको पॉपअप कहते हैं। छोटे छोटे जो विंडो खुल कर आते हैं वो पॉपअप होते हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको क्लियर कर दूं कि वेब पेज ब्राउजिंग करते समय जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, स्वतः खुलने वाले कॉमर्शियल की अतिरिक्त ब्राउजर विंडो पॉपअप कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये सामान्यतः जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग करने वाली छोटी छोटी विंडो होती हैं। और इसकी रचना यानी कि इस पॉपअप को कैसे बनाया जाता है, तो इसकी रचना जो है जावा स्क्रिप्ट के प्रयोग के द्वारा की जाती है। इसको कैसे बनाया जाता है? जावा स्क्रिप्ट के द्वारा जो है इसको बनाया जाता है, ये जो विंडो होती हैं पॉपअप विंडो। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथन को हमें पढ़ना है और उसके बाद से उनका अवलोकन करना है और इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है। क्या ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद से सही आंसर देने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर कथन पहले में बताया जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का उदाहरण नहीं है। दूसरा कथन है कि FTP इंटरनेट पर उपलब्ध एक सेवा है। तो अब इन दोनों को आपको अच्छे से समझना है और उसके बाद से ही इन चारों विकल्पों में से आपको क्या करना है, सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला आपका कथन दिया गया है वो गलत हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का उदाहरण नहीं है, जबकि यहाँ पर नहीं बताया गया, जबकि ये है, इसीलिए ये गलत हो जाता है। अगर ये नहीं के जगह बस ये लिखता कि है तो ये आपका सही हो जाता। अब दूसरा कथन है कि FTP इंटरनेट पर उपलब्ध एक सेवा है, तो ये आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। तो देखिए FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इंटरनेट पे उपलब्ध एक प्रकार की सेवा है जो क्लाइंट और सर्वर के कंप्यूटर फाइल्स के ट्रांसफ़र हेतु सहायक
या मददगार होती है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब वर्ल्ड वाइड वेब क्लाइंट के जो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी दिया गया है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए हम सभी को पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण है और इसमें प्रयोगकर्ता की कंप्यूटर डिवाइस क्लाइंट कहलाती है, जो कि एक प्रोग्राम को रन करते हुए किसी अन्य कंप्यूटर से अपने लिए ज़रूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त करती है, इसलिए ये क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी है। जबकि यहाँ पर नहीं बताया गया है तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया है कि कथन पहला असत्य है किंतु कथन दूसरा सही है। तो आशा करता हूं कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं आईसीटी से या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से, और आपको बताना है कि कौन से कथन सही है और नीचे दिए गए विकल्पों में से ही सही आंसर आपको बताना है। क्या ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है कथन कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स उच्च गुणवत्ता का प्रेषण उपलब्ध कराने के लिए हैं, और सी दिया गया है यहाँ पे बी जो दिया गया है कि वायरलेस कम्युनिकेशन कंप्यूटर और टेलीफोन दोनों को किसी भी समय और किसी भी स्थान पर कनेक्शन करता है, और सी है यहाँ पर कि मोबाइल फ़ोन वॉइस कम्युनिकेशन और डिजिटल मैसेजिंग सर्विस दोनों की सुविधा प्रदान करने में सक्षम है। अब इन जितने भी मैंने 3 कथन यहाँ पर बताए आपको, इनको अच्छे से समझना है और बताना कि कौन कौन से कथन सही हो सकते हैं इन चारों विकल्पों में से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल बी और सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वायरलेस कम्युनिकेशन बिना किसी कनेक्शन मीडियम के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सूचना संचार का माध्यम होता है। आप सभी को पता है, जैसे कि आप फ़ोन से बात कर रहे हैं, फ़ोन से मैसेज दूसरे व्यक्ति को भेज रहे हैं, तो बिना तार के ही आपका मैसेज जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। और सी जो यहाँ पर बताया गया है कि मोबाइल फ़ोन वॉइस कम्युनिकेशन और डिजिटल मैसेजिंग सर्विस आदि के साथ ही इंटरनेट ब्राउजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं इंस्टेंट मैसेजिंग जैसी सेवाएं भी उपलब्ध कराने में सक्षम होता है। ये सभी को पता है कि मोबाइल फ़ोन क्या होता है, वॉइस कम्युनिकेशन, फ़ोन करते हैं तो वॉइस कम्युनिकेशन आपकी हो जाती है। डिजिटल मैसेजिंग, आप व्हाट्सएप के द्वारा चैट करते हैं, मैसेंजर के द्वारा चैट करते हैं, तो ये आपका मैसेजिंग हो जाता है सर्विस, दोनों सुविधा प्रदान करते हैं, इसलिए सी भी आपका राइट है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रौद्योगिकी विधाओं पर विचार करना है। तो यहाँ पे कुछ प्रौद्योगिकी दी गई हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली टेक्नोलॉजी है, और समय के साथ यानी शुरुआती समय से अब तक किस प्रकार से इन प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है उसको हमें क्रम में लगाना है। तो देखिए सबसे यहाँ पर दिया गया माइक्रो प्रोसेसर, बी है ट्रांजिस्टर, और सी है निर्वात ट्यूब, और डी है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो इसे हमें सही क्रम में लगाना है शुरुआती समय से लेके अब तक। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। तो यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले नंबर पे आपका निर्वात या वैक्यूम ट्यूब आ जाएगा यहाँ पे। फिर दूसरे नंबर पे आपका यानी द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी वो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था, ये आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे उनमें जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता था, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इसके अगला जो हमारा यहाँ पे चतुर्थ पीढ़ी है उसको हम देखेंगे। चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे 4th जनरेशन के, उसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता था, तो यहाँ पे ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद से जो आपके पंचम पीढ़ी यानी 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, यहाँ पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका 4 नंबर पे ये हो जाएगा। तो ये क्रम आपका देख सकते हैं कि किस विकल्प में इन चारों में से दिया गया है, तो उसमें से जिसमें भी ये दिया गया होगा क्रम वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। तो जिस हिसाब से हमने क्रम में लगाया उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए सी पहले नंबर पे है, बी दूसरे नंबर पे है और उसके बाद से डी आपका
यहाँ पे सॉरी बी के बाद ए है, ए आपका तीसरे नंबर पे है और डी आपका चौथे नंबर पे। तो ये क्रम क्या हो जाएगा, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली जो टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी है उसका जो है यहाँ पर शुरुआती समय से लेके अब तक किस प्रकार से वो टेक्नोलॉजी समय के अनुसार इस्तेमाल होती थी उसी को हमें क्रम में लगाना था। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पर्यावरण मुद्दों से संबंधित एकमात्र संयुक्त राष्ट्र समझौता कौन सा है जिसका संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 सदस्य राष्ट्रों का अनुसमर्थन जो है किया गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित एकमात्र संयुक्त राष्ट्र समझौता कौन सा है इन चारों विकल्पों में से जिसका संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 सदस्य राष्ट्रों के द्वारा अनुसमर्थन किया गया था। यहाँ पर आपको बताना कि वो कौन सा समझौता है। पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बी है पेरिस समझौता, सी है क्योटो प्रोटोकॉल और डी है बेसल कन्वेंशन। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है या समझौता है। और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य पृथ्वी की ओजोन सतह को हानि पहुंचाने वाले रासायनिक पदार्थों के प्रयोग एवं उत्पादन को नियंत्रित करना है। क्या करना है, ओजोन सतह को क्षय करने वाली जो भी रासायनिक पदार्थ हैं उनके उत्पादन को नियंत्रित करना जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संधि का यहाँ पर उद्देश्य है। इसे आपको याद रखना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि इसका संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के साथ ही न्यू कुक आइलैंड और हॉली सी एवं यूरोपियन यूनियन द्वारा भी अनुसमर्थन किया गया था, यानी समर्थन नहीं दिया गया था। ये आपको याद रखना है। तो किससे था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वर्तमान में पवन ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा अग्रणी देश है। वर्तमान में पवन ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन मामले में कौन सा देश सबसे आगे है, सबसे पहले नंबर पे है। इन चारों में से आपको बताना है। पहला है भारत, बी है चीन, सी है फ्रांस और डी है डेनमार्क। इन चारों में से सही आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन। वर्तमान समय में जो है पवन ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन में जो है चीन जो है सबसे शीर्ष स्थान पे है, यानी कि पहले नंबर पे है। ये आपको याद रखना है। और ये सबसे ज़्यादा जो है 221 गीगावाट जो है यहाँ पर पवन ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन करता है चीन। ये आपको याद रखना है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का विश्व में पवन ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन में जो है चौथा स्थान है। ये आपको याद रखना है। और देखिए ये जो क्रम है यानी टॉप 5 जो कंट्री है उनका भी नाम आपको याद रखना है। तो सबसे पहले नंबर पे कौन है, चीन है जो कि हमने यहाँ पर देखा। अब दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे अमेरिका है, इसे भी आपको याद रखना है, अमेरिका है। और तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे यहाँ पर आपका जर्मनी हो जाएगा, जर्मनी। और चौथे नंबर पे अभी मैंने आपको बताया कौन है, भारत है। और उसके बाद पाँचवें नंबर पे कौन है, तो पाँचवें नंबर पे यहाँ पर स्पेन है। ये आपको याद रखना है। अब भारत में जो है कितनी बिजली जो है उत्पादन की जाती है सबसे ज़्यादा, तो वो भी आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। भारत का जो वार्षिक उत्पादन है यहाँ पर पवन ऊर्जा के द्वारा बिजली बनाने का, वो जो है 8000 यहाँ पे 896 मेगावाट है। ये आपको याद रखना है, मेगावाट है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बताया उसे आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सोलर वाटर स्टील एक उपकरण है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है यहाँ पर सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा पेयजल का उत्पादन करने के लिए, बी है सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा जल को पंप करने के लिए, और सी है सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा विद्युत उत्पादन करने के लिए, और डी है सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा पेयजल का उत्पादन करने के लिए जो है सोलर वाटर स्टील
जो है उपकरण का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं और जान लेते हैं। तो देखिए सोलर वाटर स्टील सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा गंदे जल को साफ कर पेय योग्य बनाने में सहायक एक उपकरण होता है। इसमें देखिए गंदा जल और सौर ऊर्जा से वाष्पित हो जाता है। जो गंदा जल होता है सौर ऊर्जा से वो वाष्पीकृत हो जाता है, जिसे एक संचयन पात्र में या बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। इस वाष्प के संघनन से ही शुद्ध पेयजल जो है प्राप्त होता है। और ऐसे क्षेत्र जहां पर विद्युत की उपलब्धता न हो तथा संसाधनों की वहां पर कमी हो, वहां पर जो है सोलर वाटर स्टील उपकरण जो है लगाया जाता है, ताकि वहां पर पेयजल की आपूर्ति को कंप्लीट किया जा सके। तो आशा करता हूं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक वायु प्रदूषक की पहचान करें। आपको इन चारों विकल्पों में से प्राथमिक वायु प्रदूषक के बारे में बताना है। पहला है ओजोन है, बी है ब्लैक कार्बन एरोसोल्स है, सी है सल्फेट एरोसोल्स है और डी है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अब वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ब्लैक कार्बन एरोसोल्स जो है वो प्राथमिक वायु प्रदूषक है, इसे आपको याद रखना है। देखिए प्राथमिक वायु प्रदूषक ऐसे प्रदूषक होते हैं जो सीधे स्रोत से उत्सर्जित होते हैं, जैसे कि CO2 और उसके बाद से नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, फिर सल्फर के ऑक्साइड है। यानी कि ये जो है गाड़ियों के द्वारा डायरेक्ट क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। यानी कि ऐसे प्रदूषक, ऐसे वायु प्रदूषक जो यहाँ पर सीधे स्रोतों से उत्सर्जित होते हैं, वो प्राथमिक वायु प्रदूषक होते हैं। ये आपको याद रखना है। और इसमें मैंने अभी आपको बताया CO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और इसके साथ ही साथ ब्लैक कार्बन एरोसोल्स भी जो है प्राथमिक वायु प्रदूषक के अंतर्गत आता है। अब ये कैसे उत्पन्न होता है, बायोमास से, जीवाश्म ईंधन से एवं जैव ईंधन के दहन से या इस्तेमाल से जो है आपका ब्लैक कार्बन एरोसोल्स क्या होता है, उत्पन्न होता है। और यहाँ पर देखिए ब्लैक एरोसोल्स अगर नहीं दिया होता, इसकी जगह नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता तो वो आपका सही हो जाता, CO2 होता तो वो भी सही हो जाता। और बाकी ये जो आपके 3 दिए गए हैं ये द्वितीयक वायु प्रदूषक हैं, इसे आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं और दोनों कथन को हमें अच्छे से पढ़ना है और इनका अवलोकन करने के बाद इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो पहला कथन हम पढ़ते हैं। देखिए पहले कथन में दिया गया कि भारत की प्रमुख नदियों के लंबे खंडों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग डिमांड का मान बहुत कम होता है। कथन दूसरे में क्या दिया गया है कि नदियों के उग्र और तेज प्रवाह के कारण वायु के विसरण से उनके जल में ऑक्सीजन मिल जाता है। तो अब इन दोनों कथन का अवलोकन करना है, उसके बाद से आपको सही आंसर बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कथन पहला क्या है आपका गलत है और कथन दूसरा आपका क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा। अब कैसे है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कथन पहले में क्या बताया गया है कि भारत की प्रमुख नदियों के लंबे खंडों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग, यानी कि जिसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो मान है बहुत कम हो जाता है। ये गलत है, ये आपका कम नहीं होता है, ये बढ़ता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। और दूसरा यहाँ पर दिया गया है कथन दूसरे में कि नदियों के उग्र और तेज प्रवाह के कारण वायु के विसरण से उनके जल में ऑक्सीजन मिल जाता है। तो ये बात आपका सही है। वायु के अंदर जो ऑक्सीजन है, जब नदियाँ उग्र और तेज प्रवाह होती है तो वायु का जब विसरण होता है तो वो पानी में ऑक्सीजन क्या होता है, मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका कथन दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और मैं ऊपर वाले यहाँ पे कथन को जो है थोड़ा सा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि पता चल जाए आपको कि ये कैसे गलत है। देखिए सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं और इसकी मात्रा अधिक होना प्रदूषण बढ़ने का संकेत होता है। अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन जो है यहाँ पर आपका जो दिया गया है ज़्यादा है तो प्रदूषण बढ़ने का संकेत है। और भारत की बड़ी नदियाँ जैसे कि गंगा में जो है BOD की मात्रा अधिक है। तो ये आपको याद रखना है कि अब ये कैसे आपका गलत हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वैदिक परंपरा के अनुसार पराविधा का अर्थ क्या है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला है मानव अनुभव पर आधारित ज्ञान, बी है मानव अनुभव से परे ज्ञान, और सी है शिक्षकों से अर्जित ज्ञान, और डी है ग्रंथों से अर्जित ज्ञान। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है कि वैदिक परंपरा के अनुसार पराविधा का अर्थ क्या होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर मानव अनुभव से परे ज्ञान जो है वैदिक परंपरा के अनुसार पराविधा का अर्थ होता है, इसे आपको याद रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको अच्छे से। देखिए पराविधा हिंदू दर्शन में उच्च या आध्यात्मिक ज्ञान को संदर्भित करता है। यह शब्द संस्कृत भाषा से आया है जिसमें परा का अर्थ है उच्चतम बिंदु और विधा का अर्थ होता है ज्ञान या सीखना। हिंदू दर्शन में प्रायः ब्रह्म विद्या को पराविधा के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से भौतिक जगत से जुड़े विषयों के ज्ञान को अपराविधा की संज्ञा दी जाती है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि वैदिक परंपरा के अनुसार पराविधा का अर्थ क्या है। मानव अनुभव से परे जो ज्ञान होता है वो पराविधा का अर्थ है यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पर्यावरण शिक्षा का अंतर्निहित उद्देश्य क्या है। यहाँ पर उद्देश्यों को मेंशन किया गया है कि पर्यावरण शिक्षा का अंतर्निहित उद्देश्य क्या है, यानी कि सभी क्लासेज में पर्यावरण अध्ययन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, पर्यावरण सब्जेक्ट को मैंडेटरी किया जा रहा है। तो इस शिक्षा का उद्देश्य क्या है उसके संदर्भ में यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार यानी इन चारों में से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा केवल सी डी ई आपका राइट है, सी डी और ई। अब देखिए यहाँ पर सी में क्या बताया गया कि उभरते हुए मुद्दों के बारे में व्यक्ति के समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना पर्यावरण शिक्षा का अंतर्निहित उद्देश्य होता है। और इसके साथ ही साथ पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता और ज्ञान बढ़ाना, यानी कि क्लाइमेट चेंज क्या है, इसके साथ ही साथ ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, मतलब जितनी भी प्राकृतिक या पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसके लिए लोगों के अंदर जागरूकता या ज्ञान को बढ़ाना ही पर्यावरण शिक्षा का अंतर्निहित उद्देश्य होता है, ये आपको याद रखना है। और ई यहाँ पर है कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटने में समस्या समाधान और निर्णय लेने के कौशल में वृद्धि करना भी जो है पर्यावरण शिक्षा का अंतर्निहित उद्देश्य होता है। अगर आपको पर्यावरणीय संबंधित जो भी ज्ञान है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा, अगर कोई भी ऐसी आपदा आती है तो उससे आप जो है निपट सकते हैं या उसका समाधान कर सकते हैं। जैसे कि बारिश के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड होते हैं तो उस समय आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, मतलब आना जाना थोड़ा कम कर सकते हैं जिससे आप जोखिम से बच सकते हैं। इसके साथ ही साथ कई ऐसे जैसे बाढ़ जैसे हालात हैं तो जब नदी का स्तर बढ़ता है तो कैसे आप लोगों को वहाँ से हटा सकते हैं। मतलब अगर आपको पर्यावरण शिक्षा का अच्छे से ज्ञान होगा, कैसे अपने इकोसिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे हमारे वायुमंडल में जो गैसें व्याप्त हैं उनमें कैसे कम अधिक होने के बाद ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, जैसे कि भारी गैसें जो भी हैं आपका CO2 है, मीथेन है, इनकी अधिकता करने से ग्रीन हाउस प्रभाव आपका बढ़ता है। ऐसी गैसों का उत्सर्जन कम करें जिससे ओजोन लेयर में ह्रास हो रहा है। तो ये सब कैसे आपको पता चलेगा, जब आप पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में अच्छे से जानते हो या पर्यावरण के बारे में अपने जानते हो। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया और समझ में भी आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रूसा योजना निम्नलिखित में से किन घटकों हेतु सहायता करती है। उसके संदर्भ में यहाँ पे कुछ आपको तथ्य दिए गए हैं और नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार आपको सही आंसर बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। देखिए यहाँ पर जितने भी तथ्य दिए गए हैं उसको थोड़ा सा मैं कम पढ़ूंगा जिससे थोड़ा सा समय बचेगा और वीडियो शॉर्ट होगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि वीडियो 1 घंटे से ऊपर चली जाती है 25 क्वेश्चन में, लेकिन मैं एक क्वेश्चन पे 2 मिनट के आसपास देने का प्रयास करता हूं क्योंकि क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करना होता है। तो 2 मिनट से 2.5 मिनट कोई ज़्यादा नहीं है, वो 1 घंटे के आसपास आपका 25 क्वेश्चन चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ के सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर
केवल ACDE आपका क्या हो जाएगा, ACDE आपका राइट हो जाएगा रूसा योजना के अंतर्गत। देखिए स्वायत्त कॉलेज को विद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए जो है रूसा यहाँ पर इस योजना का उद्देश्य है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद से सी जो है देश के अस्वीत और अल्पस्वीत क्षेत्रों में नए व्यावसायिक कॉलेजों की स्थापना करने के लिए भी जो है यहाँ पर रूसा योजना का उद्देश्य है। और उसके बाद से जो है कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की क्षमता बढ़ाने के लिए अवसंरचना अनुदान प्रदान करने के लिए भी जो है इसको स्थापित किया गया है। और इसके साथ ही साथ शिक्षा की लागत की अनुपूर्ति करने के लिए जो है अधिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलाने के लिए जो है इस योजना को चलाया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रूसा योजना निम्नलिखित किन घटकों हेतु सहायता करती है। तो जितने भी यहाँ पर मैंने बताया, पहला स्वायत्त कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए जो है यहाँ पर सहायता करती है। और उसके साथ ही साथ देश के असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों में नए व्यावसायिक कॉलेजों की स्थापना करने के लिए, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की क्षमता बढ़ाने के लिए, अवसंरचना अनुदान प्रदान करने के लिए और शिक्षा की लागत की अनुपूर्ति करने के लिए अधिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलाने के लिए जो है यहाँ पर ये रूसा योजना सहायता करती है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की निम्नलिखित में से कौन सी ICT पहल संस्थाओं विश्वविद्यालयों के लिए ई-गवर्नेंस से संबंधित है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है क्या ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, समर्थ। अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ की स्थापना की गई थी। आपको इतना समझ में आ गया कि समर्थ की स्थापना किस लिए की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है उच्चतर शिक्षा संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ की स्थापना की गई थी। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर और ऑप्शन है स्वयं। तो स्वयं भी जो है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है जिस पे आप कोई भी कोर्स में इनरोल होके उस कोर्स से संबंधित पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको लेक्चर मिलेगा, वहाँ पे कंटेंट भी मिलेगा। तो ये एक तरह से ऑनलाइन पढ़ने का प्लेटफॉर्म है आपका स्वयं। तो इसे भी आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक डी नोवो संस्था की क्या विशेषता होती है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है ICT समर्थित शिक्षण शास्त्र में, बी है ज्ञान के अद्वितीय और उभरते क्षेत्रों में शिक्षण और शोध पर ध्यान केंद्रित करना, और सी है विदेशी भाषाओं और उनके साहित्य के शिक्षण और शोध पर ध्यान केंद्रित करना, और डी है अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ज्ञान के अद्वितीय और उभरते क्षेत्रों में शिक्षण और शोध पर ध्यान केंद्रित करना जो है डी नोवा संस्था का यहाँ पे कार्य है, इसे आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार डी नोवो संस्था ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं जो ज्ञान के अद्वितीय और उभरते क्षेत्रों में शिक्षण व शोध पर ध्यान केंद्रित करने का काम करती हैं। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन भी क्या है, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि एक आपको यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है और इस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है और उससे संबंधित जो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 21 से लेके 25 तक, उसके आपको जवाब देने हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा गया है कि निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न नंबर 46 से लेकर 50 तक के उत्तर दें। क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है तो ये जो आपका पूरा ये गद्यांश है
उसको ही मैंने यहाँ पे मेंशन किया और उससे संबंधित जो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है। और मैंने आपको बताया था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप पूरे गद्यांश को अच्छे से पढ़ जाइए और फिर एक एक क्वेश्चन को पढ़िए और उसका आंसर देने का प्रयास करिए, या तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद से गद्यांश को पढ़ते हुए चलिए और सभी क्वेश्चन का आंसर करते हुए चलिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि वर्तमान समय में सांस्कृतिक अधिगम का केंद्रीय मुद्दा क्या है। इन चारों में से आपको बताना है। पहला है इस मुद्दे पर अंत चर्चा, और उसके बाद से बी है आपका संदर्भ संबंधी स्पष्टता, और सी है जो आपका निर्जातीय सरोकार, और उसके बाद से डी है इस मुद्दे को उचित ढंग से संगठित करने की आवश्यकता। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि गद्यांश स्टार्टिंग से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यह आघतन सांस्कृतिक व्यवहार परक अधिगम अधिकांशतः परिस्थिति एवं संदर्भ पर निर्भर होता है, तो यह चिंतनीय है और परिणामी संगठनाएं किसी तरह एक व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पर आपने दो लाइन पढ़ा तो यहीं पर आपको स्पष्ट हो गया कि वर्तमान समय में सांस्कृतिक अधिगम का केंद्रीय मुद्दा क्या है। तो यहाँ पर देखिए परिस्थिति एवं संदर्भ पर निर्भर होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संदर्भ संबंधी स्पष्टता जरूरी है। वर्तमान समय में सांस्कृतिक अधिगम का केंद्रीय मुद्दा क्या है, संदर्भ संबंधी स्पष्टता, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पहचान में निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। किस चीज को प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। पहला है यहाँ पर अन्यों से भिन्न गुण, बी है यहाँ पर अन्य इकाइयों से संसक्तता, और सी है अभिभेदीय सीमाएं, और डी ऑप्शन है सामाजिक जीवन धारा की सतह पर गतिशीलता। अब इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है कि पहचान में निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। क्या प्रवृत्ति होती है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए यहाँ पर जहाँ तक आपने पैराग्राफ पढ़ा था उसके बाद से आपको क्या करना है, इसे पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि हाल में नृविज्ञान में इस मुद्दे को उठाए जाने का तरीका पहचान के सरोकार से संबंधित है, चाहे उसे व्यक्ति की पहचान के रूप में, निर्जातीय समूह के रूप में या संपूर्ण रूप में परिभाषित किया जाए। परंतु पहचान के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह केले के शोरबे में तैरने वाले की भांति सामाजिक जीवन की धारा में सतह पर तैरती रहती है। यदि पहचान की परिभाषाओं में गुणों का विशेषीकरण अन्य इकाइयों के सापेक्ष इस प्रकार परिभाषित इकाइयों के चारों ओर सीमा रेखा खींचना शामिल है, तो यह अवश्य एक कारण मूलक संदर्भ होना चाहिए। अब देखिए इतना आपने पढ़ा तो यहाँ पर आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं बार बार इस तरह के क्वेश्चन में कहता हूँ कि डायरेक्ट आपको आंसर नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको अपना माइंड या तर्क लगाना पड़ेगा, तब जाके सही आंसर आप इस तरह से पैराग्राफ में ढूंढ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अन्यों से भिन्न गुण, जो कि यहाँ पर दिया गया है कि यदि पहचान की परिभाषाओं में गुणों का विशेषीकरण अन्य इकाइयों के सापेक्ष इस प्रकार परिभाषित इकाइयों के चारों ओर सीमा रेखा खींचना शामिल है, तो यह अवश्य एक कारण मूलक संदर्भ होना चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, अन्यों से भिन्न गुण। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ऐतिहासिक रूप से पहचान में निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करने को प्रवृत्ति होती है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है एक समान निरंतरता, बी है संस्कृति की शिथिलता, और सी है सविराम तीव्रता, और डी है अतार्किक उत्प्रेरक। इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है उसे आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो देखिए जहाँ तक आपने इस गद्यांश को पढ़ा था उसके बाद से पैराग्राफ को आगे पढ़ना है। देखिए इसके अलावा हम जानते हैं कि पहचान की तलाश में ऐतिहासिक रूप से स्पष्टता अंतर जो भिन्न भिन्न समयावधियों में तीव्र और शिथिल हो जाती है, इस प्रकार पहचान की ओर अग्रसरता
में अत्यधिक वृद्धि राज्यों के उद्भव और राष्ट्रवाद के समपार्श्विक विकास के साथ साथ हुई, जिसमें अपनी अलग पहचानों वाली विधियां जनसंख्या में से एक एकीकृत और विशिष्ट पहचान योग्य लोगों के सृजन की उम्मीद सृजित हुई। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे पैराग्राफ में आपको सही आंसर पता चल रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ऐतिहासिक रूप से पहचान में निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करने को प्रवृत्त होती है, तो सविराम तीव्रता को जो है प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त होती है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार पहचान की ओर अग्रसरता में अत्यधिक वृद्धि राज्यों के उद्भव और राष्ट्रवाद के समपार्श्विक विकास के साथ साथ हुई है। तो यहाँ पे अग्रसरता आप देख सकते हैं कि सविराम तीव्रता जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रवाद के उद्भव के कारण निम्नलिखित में से क्या हुआ। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है प्रतिस्पर्धा पहचान, बी है संपूर्ण राष्ट्र में एकल पहचान, और सी है एक एकीकृत संस्कृति कोश का उदय, और डी है यहाँ पर विविधतापूर्ण पहचानों के बीच एकता। तो अब इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए आपने गद्यांश को जो पढ़ा था वहीं पर इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से पढ़ना था। देखिए यहाँ पर कि और राष्ट्रवाद के समपार्श्विक विकास के साथ साथ हुई, जिसमें अपनी अलग पहचानों वाली विधियां जनसंख्या में से एक एकीकृत और विशिष्ट पहचान योग्य लोगों के सृजन की उम्मीद सृजित हुई, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी में यहाँ पर बताया गया है कि विविधतापूर्ण पहचानों के बीच एकता जो है राष्ट्रवाद के उद्भव के कारण हुआ। ये आपको याद रखना है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे कि डायरेक्ट आंसर आपको मेंशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको एक क्लू मिलेगा, उसी के अनुसार सही आंसर बताना है, जो कि यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रवाद के समपार्श्विक विकास के साथ साथ हुई, जिसमें अपनी अलग पहचानों वाली विधियां जनसंख्या में से एक एकीकृत और विशिष्ट पहचान योग्य लोगों के सृजन की उम्मीद सृजित हुई। यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। और आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25, और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नया सांस्कृतिक अवबोध निम्नलिखित में से किसके कारण सांस्कृतिक की परंपरागत धारणा के समरूपी नहीं होता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है संचार की नई पद्धतियाँ, बी है श्रम का परंपरागत सामाजिक विभाजन, और सी है अर्थों की समाकित समूह, और डी है एक मजबूत राष्ट्र राज्य का सृजन। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में इसे बताने का आप प्रयास कर सकते हैं। तो देखिए जहां तक हमने इस गद्यांश को पढ़ा था उसके बाद से आप इसे पढ़कर कंप्लीट करिए, और उसके बाद से ये आंसर जो है आपको क्वेश्चन नंबर 25 का वो मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा था, उसके बाद से देखिए हाल ही में पहचान की अग्रसरता में एक बार फिर से वृद्धि हुई। यह मुख्यतः ऐसे समय में हुआ है जब सांस्कृतिक भाषीय कोश पुनः और अधिक श्रम सामाजिक विभाजन में परिवर्तन पर प्रतिक्रिया जताया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि सांस्कृतिक अवबोध और एतः द विषयक जो है यहाँ पर दिया गया कॉम्प्लिकेटेड वर्ड कि ये कोश स्वरूपों और अर्थों के अविच्छित और समाकित समूह के रूप में किसी सांस्कृतिक की परंपरागत धारणा में सरल समान रूपी नहीं बन पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इतना पढ़ने के बाद आपको यही क्लियर हो रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश में उपर्युक्त जितना आपने इसमें कुछ पढ़ा, वर्तमान में सांस्कृतिक भाषीय कोश अधिक विजातीय बन रहे हैं और आम लोग अपनी सरकारों से उनके संबंध में संचार विभाजन में परिवर्तन पर प्रतिक्रिया जता रहे हैं। परिवर्तन पे क्या प्रतिक्रिया जता रहे हैं, और यह स्पष्ट है कि संचार की नई पद्धतियों के कारण ही एक नया सांस्कृतिक अवबोध उभर कर आया है जो संस्कृति की परंपरागत धारणा के समरूपी नहीं है। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी ने ऑप्शन ए कमेंट बॉक्स में बताया होगा।
देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरह के प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, और रीजनिंग का जो सेक्शन आता है गणित वाला, उसको भी सॉल्व करिए। तो यहाँ पर ये जो 2 से 3 यूनिट है, यहाँ पे अपने आप जो है ये 15 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सही कर सकते हैं। 30 नंबर जो है आपके बन सकते हैं अगर आप ये 3 यूनिट के क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो 30 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 30 नंबर में अगर आपका ऐड होता है तो इससे नेट भी क्लियर हो सकता है, और जीआरएफ भी। एक एक नंबर पॉइंट से बच्चों का जीआरएफ और नेट रुक जाता है। तो आप 30 नंबर समझ सकते हैं। ये 30 नंबर आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो बना लेंगे। तो आशा करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होगा, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करें दूसरे दोस्तों के साथ, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो को पाने के लिए। और इसके साथ ही साथ ये बेल आइकन का जो बटन होता है, इसे आप प्रेस कर लेंगे, तभी इस चैनल पे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो, चाहे एग्जाम रिलेटेड हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड हो या टॉपिक से रिलेटेड, वो वीडियो जब अपलोड होगी इस चैनल पे, तो जब आप इस बेल आइकन को ऑन रखेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। तो बेल आइकन को ऑन जरूर रखें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।